तो अब हम ब्रांच अकाउंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है फॉरेन ब्रांच। आपके इस चैप्टर में दो अब मेन टॉपिक बचे हैं, एक फॉरेन ब्रांच और एक स्टॉक डेटर मेथड। बाकी सारे मिसलेनियस या डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, इनकॉर्पोरेशन, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस चैप्टर के दो मेजर पार्ट पर हम आते हैं। और अब ये वीडियो बड़ा आईएमपी हो गया क्योंकि आपके लिए फॉरेन ब्रांच पढ़ना ये आईएमपी पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी आपके कोर्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है रुपीस को डॉलर में या डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने में, दो करेंसीज को कन्वर्ट करने में जो डिफरेंस आता है उसका क्या ट्रीटमेंट हो, कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये एस 11 में। तो एक पार्ट हमें एस 11 का यहां पढ़ेंगे, 3 पार्ट में एस 11 पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से एक पार्ट में यहां पढ़ा देता हूं, 2 पार्ट जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाऊंगा। तो फॉरेन ब्रांच समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे इफेक्टिव होता है एस 11। फॉरेन ब्रांच में आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ब्रांच इंडिया में एचओ बाहर या एचओ इंडिया में और ब्रांच बाहर, दोनों पॉसिबिलिटी। हर बार ऐसा हो कि इंडिया में एचओ है ऐसा जरूरी नहीं। तो ये कंसोलिडेशन प्रोसीजर कौन करता है, कौन फाइनल बैलेंस शीट बनाता है, एचओ या ब्रांच? हमेशा फाइनल बैलेंस शीट जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है वो एचओ लेवल पे बनती है, सारी ब्रांचेस की मिला के। अब आप इंडिया में हो सपोज हेड ऑफिस, और ब्रांच आपके अलग अलग जगह है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, सब जगह। तो आपको अलग अलग ब्रांचेस से ट्रायल बैलेंस बन के आएगा। डेफिनेटली तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ही रहेगी, तो उनके अपने सेट ऑफ अकाउंट्स अलग रहेंगे, वो उस करेंसी में रहेंगे, फॉरेन करेंसी में। डॉलर में है एक का दुबई में दिरहम में है, तो उन सबसे हम ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस मंगवा लेंगे सारी ब्रांचेस से, फिर हम हमारे बुक्स में कंसोलिडेट करेंगे उसको। लेकिन बात यह कि हम इंडिया में बैठे, हमारे कंसोलिडेशन रुपीज में होता है और उनके ट्रायल बैलेंस अलग अलग करेंसी में है। तो उन सारी करेंसी को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग करेंसी में। रिपोर्टिंग करेंसी इससे वर्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग कहां होगी? एचओ में, समझा? और अगर एचओ रुपीज में इंडिया में है तो रुपीज में कन्वर्ट होगा, उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है। एचओ अमेरिका में है हेड ऑफिस, और मैं ब्रांच इंडिया में चला रहा हूं, तो इंडिया से मैं ट्रायल बैलेंस रुपीज में दूंगा वहां पर, और वहां की करेंसी क्या है? डॉलर। तो रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? डॉलर। तो वो लोग रुपीज को किस में कन्वर्ट करेंगे? डॉलर में। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा कुछ। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी रेट्स, रेट बदल जाती है। तो एस 11 हमें ट्रांसलेशन सिखाता है, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन मतलब फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन जॉइंट वेंचर, इन सब पर एस लगता है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ फॉरेन ब्रांच। तो आपके फॉरेन ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। तो कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखेंगे, कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंस आएगा वो सीखेंगे। फॉरेन ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। आईएफओ और एनएफओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब आप समझते हो ना, इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, एक जैसा, ठीक है। हम दोनों इंटीग्रेटेड ऐसा बोले मान लो, तो इंटीग्रेटेड मतलब एक जैसे। तो इसी से समझना है आपको कि इफ द एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन ब्रांच, इफ द एक्टिविटीज ऑफ विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन होगा? एचओ। तो अगर उस फॉरेन ऑपरेशन यानी फॉरेन ब्रांच की एक्टिविटीज यानी उनका जो बिजनेस है, वो जो गुड्स बेचते हैं, वो गुड्स जनरली किसके जैसा है? इंटीग्रल पर, हमारे एचओ के बिजनेस जैसा ही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मान लो ऐसा हो कि मैं यहां रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं, एचओ इंडिया में, हेड ऑफिस इंडिया में। तो इंडिया में हम रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, और यहां से हम रेडीमेड गारमेंट्स
हमारे ब्रांच को सप्लाई कर देते हैं कि जो कि आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन ब्रांच को, वो ब्रांच इसी गुड्स को बेच देती है आगे, पैसा आता वो हमें रेमिट कर देती है। तो आपको नहीं लग रहा है एक्टिविटीज इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई एक्टिविटीज है, हम भेजेंगे नहीं तो वो बेचेंगे नहीं। तो जब इस तरह से एक्टिविटीज जो है ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, दैट इज एचओ, देन इट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, या यूं कह लो इट मींस इट इज एक्सटेंशन ऑफ एचओ बिजनेस। आपके ही बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं वो आप वहां पे, अलग से वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आपके ही बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने जो सप्लाई किया वो वहां सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसबीआई का मेन बिजनेस क्या है? बैंकिंग। अब एसबीआई फॉरेन में एक ब्रांच खोलता है आउटसाइड इंडिया, और किस पर्पस के लिए खोलता है? बैंकिंग के लिए खोलता है। तो यहां भी बैंकिंग वहां भी बैंकिंग, तो ये इंटीग्रल बिजनेस हुआ कि नहीं? एक्टिविटीज यहां की और वहां की एक्टिविटी सिमिलर हुई कि नहीं? तो ये इंटीग्रल बिजनेस कहलाता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब सिमिलर बिजनेस हो, ठीक है, आप समझ जाना इंटीग्रल है। या फिर यूं कह लो कि ब्रांच पूरी तरह से किसका गुड्स बेचती है? जो एचओ से आता है, और पैसा भी कहां भेज देती है वापस? कैश रेमिटेड टू एचओ। और नॉन इंटीग्रल में क्या होता है? इसके नाम से क्लियर है कि नॉट इंटीग्रेटेड मींस एक्टिविटीज आर नॉट सिमिलर। बिजनेस ऑफ एनएफओ इज carried in substantially independent manner, यानी यहां पे मैंने क्या कहा? डिपेंडेंट मैनर में। एचओ से जो गुड्स आता है उसी टाइप का गुड्स वो बेचते हैं। अलग से वो फॉरेन में, मान लो दुबई ब्रांच है, तो क्या दुबई में अलग से वो अपनी मर्जी से कोई और गुड्स बना के या खरीद के बेच सकते हैं डिफरेंट टाइप का? यानी यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस, और वो वहां पर मन से ही मोबाइल बिजनेस शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है? यहां नहीं हो सकता है, लेकिन यहां हो सकता है। यहां वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हो सकता है कि आप इंडिया में एचओ रेडीमेड गारमेंट्स बेचता हो और वहां पे वो मोबाइल बिजनेस स्टार्ट कर दे, ठीक है। मींस ऑपरेशन ऑफ फॉरेन ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम एचओ ऑपरेशन। हमारा ऑपरेशन से अलग है, एचओ का ऑपरेशन अलग है, ब्रांच का अलग है। इंडिपेंडेंट मैनर में ये भी हो सकता है कि फॉरेन ब्रांच वहीं दुबई से रिसोर्सेस कंज्यूम करके और मैन्युफैक्चरिंग करके वहीं बेचे, मतलब एचओ से कुछ भी गुड्स नहीं आता, वो वहीं पर रॉ मटेरियल खरीदते हैं वहीं के रिसोर्सेज से और वहीं बना के बेच देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल कहलाते हैं। खैर ये एक डेफिनेशन है थ्योरी टाइप, कभी गलती से आ जाए या तो AS 11 में आ जाए, उसके लिए मैं समझाई। क्वेश्चन में तो आपको लिखा हुआ आएगा इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल, और नहीं भी आया तो मैंने आपको तरीका बताया। जब इस तरह की कुछ लैंग्वेज दिखी है, सिमिलर बिजनेस, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, एचओ गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड द सेम गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच, तो आप समझ जाना। और यहाँ डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन और समझ जाना कि नॉन इंटीग्रल। क्या फर्क पड़ेगा इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल से? तो ट्रांसलेशन करते समय मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए समझाना जरूरी था। क्लियर है? ये पूरा अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेना। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हो इस केस में। तो ये तो मैंने ऑपरेशन का मीनिंग समझाया। अब ट्रांसलेशन रूल्स लिखते हैं हम, है ना। तो अब आते हैं हम फॉरेन ब्रांच के ट्रांसलेशन के रूल्स। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, हमेशा आप कोई से भी क्वेश्चन देख लें नोट्स में तो हमेशा ट्रायल बैलेंस नजर आएगा। इसका मतलब ये ब्रांचेस अपना खुद का कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखती है, तो वहां से वो फॉरेन करेंसी में आपको ट्रायल बैलेंस बना के देगी। अब आप एचओ हो, अपने आप को क्या समझो आप एचओ, उन्होंने ट्रायल बैलेंस दे दिया, अब आपको उनका ट्रायल बैलेंस को अपनी बैलेंस शीट में मर्ज करना है, अपनी बुक्स में मर्ज करना है, तो आप अपनी करेंसी के हिसाब से करोगे ना, इसलिए आपकी करेंसी को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग करेंसी। तो एचओ करेंसी मींस रिपोर्टिंग करेंसी। तो ब्रांच ट्रायल बैलेंस टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एचओ करेंसी। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा। यहां में सिर्फ इतना सा लिखवाऊंगा, रेट लिखवाऊंगा, क्लोजिंग ओपनिंग जो भी है, इसलिए ये कॉलम छोटे और ये बड़ा है। अब ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम होती है आपने देखा होगा। ट्रायल बैलेंस में तो सारे आइटम होती है, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स, लायबिलिटी, सारे बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। और इवन अपन ने इतने सारे क्वेश्चन भी किए इंडिपेंडेंट ब्रांच के, एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट भी होता है।
तो ये सारा ट्रायल बैलेंस 1 बाय 1 हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब एक बार वो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आ जाएगा, जैसा हमने बाकी क्वेश्चन किए इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन नंबर 15 जैसा किया था हमने। एक एचओ का ट्रायल बैलेंस था, एक ब्रांच का, फिर हमने दोनों का ट्रेडिंग पैनल बना के बैलेंस शीट बनाई थी। तो क्वेश्चन वही है, बस अंतर इतना सा आ गया। तो एक स्टेप बढ़ गई है आपकी कि आप पहले ट्रांसलेट करें किस आइटम को किस रेट से करना है। तो 3 रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। एक ओपनिंग रेट दी होगी, एक्सचेंज रेट, इन ओपनिंग में इतने डॉलर के बदले में इतने रुपए। क्लोजिंग रेट दे रखी होगी आपको, और एक एवरेज रेट दे रखी होगी। और एवरेज रेट ना भी दे रखे तो आप एवरेज निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। वैसे अगर उन्होंने एवरेज रेट दे रखी है तो वही एवरेज रेट लेना है, आप अलग से मत निकालना, क्योंकि वो एवरेज रेट किसी भी तरह की वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, या जिससे भी निकाल के उन्होंने दी होगी आपको वो मानना है। तो 3 रेट आपके सामने होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1। सबसे पहले तो आपकी बात कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को तो यहां पर भी आप ओपनिंग रेट से लेंगे, यहां पर भी आप ओपनिंग रेट से लेंगे। तो ओपनिंग रेट जनरली एक ही जगह काम आएगी आपको। उसके बाद हम लेते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। इसमें दोनों आ गया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट। तो जनरली आपने देखा होगा फिक्स्ड असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से चलती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब समझते हैं आप? जब पहली बार परचेस की थी वहां से उस पर रिकॉर्ड की थी, आज से 5 साल पहले, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होते 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 यहां तक आई थी डब्ल्यूडीवी। बस यही डिफरेंस है, समझ लो। तो इस केस में इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आपको रेट लेना है, रेट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी आज से 5 साल पहले जब मैंने एसेट्स को खरीदा था तब रेट क्या थी, वो रेट लेना है। इस साल की नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, उस ईयर की रेट लेना है व्हेन एसेट एक्वायर्ड, व्हेन एसेट परचेज्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट तभी तो मेंटेन होगा कि वही रेट पे कंसेप्ट, वही रेट पे आपके एसेट चलते चले आएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। और इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको क्लोजिंग रेट लेना है। बस यही डिफरेंस है, समझ लीजिए। 2 ही डिफरेंस है, एक यहां पर डिफरेंस, एक लास्ट में डिफरेंस बताऊंगा, खास तौर से मेजर डिफरेंस है 2 ही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 3rd नंबर पर अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें। अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। ये जितने भी, यानी बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम होती है आपकी, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च के दिन ये पोजीशन स्टेटमेंट होता है। वो फॉर द ईयर नहीं बनता है, पेडल फॉर द ईयर बनता है। तो उसमें पूरे साल भर के डेटा आते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई सभी के, लेकिन ये एज ऑन एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर डे पर पोजीशन बताता है। तो जितने भी बैलेंस शीट की आइटम होगी फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन को छोड़ के, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ये और ये सेम रेट से होंगे। बाकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होगी वो यहां पर भी क्लोजिंग रेट से और यहां पर भी क्लोजिंग रेट से, सब क्लोजिंग रेट से, ठीक है। और अदर असेट्स में इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, स्टॉक भी होता है, बहुत कुछ होता है। अगर इस एस को हम थोड़ा और अंदर डीप में जाके पढ़ें तो उसमें मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ये सब वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये जब मैं AS11 समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। वहां ऐसा है, आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो, कि ये सब मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम मीन्स अमाउंट फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, यानी आपको डेटर से 1000 रुपए लेना है तो 1000 ही लेना है ना, कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ गई तो मैं 1100 लूंगा, नहीं। इसलिए ये जो अमाउंट फिक्स रहता है, जितना लिया दिया उतना ही एग्जैक्टली
मैंने जितना गुड्स परचेस किया उतना ही पेमेंट करूंगा मैं, भले महीने भर बात करूं 2 महीने बात करूं, 2 महीने में अगर रुपए का इन्फ्लेशन हुआ तो क्या रुपए का इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं वो? नहीं। तो जो अमाउंट फिक्स होता है वो मॉनेटरी आइटम, और जहां अमाउंट चेंज हो सकता है जैसे फिक्स्ड असेट्स में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। आपने लिखा 31 मार्च को 100 रुपए और 1 अप्रैल को बेचने गए तो हो सकता है 102 रुपए में बिके। तो जहां वैल्यूएशन चेंज हो सकता है वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। ठीक है, खैर वैसे यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया अपने बैलेंस शीट वाले आइटम। बैलेंस शीट के बाद आता है आपका ट्रेडिंग P&L वाले आइटम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स, यानी कि सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा, ये ना रेवेन्यू नेचर के आइटम जितनी भी होती है। तो ये क्या किसी पर्टिकुलर डे होती? सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये तो रेगुलर आइटम है। ड्यूरिंग द ईयर में कई बार हुए होंगे, अप्रैल से लेके मार्च तक बहुत बार हुए होंगे। अप्रैल में कुछ और रेट रही होगी, मई में कुछ और, जून में कुछ और, ऐसे। तो कभी यहां सेल की, कभी वहां सेल की, कभी यहां परचेज की, कभी वहां सैलरी पे की। तो इसके लिए आपको एवरेज रेट का इस्तेमाल करना है। कौन से रेट का इस्तेमाल करना है? एवरेज रेट, क्योंकि ये ना ओपनिंग में होता है ना क्लोजिंग में होता है, बल्कि ड्यूरिंग द ईयर में होता है। तो जितने भी ट्रेडिंग P&L के आइटम आप समझ जाना वो एवरेज रेट से होगी। अब आपके ट्रायल बैलेंस में मैक्सिमम आइटम तो ट्रेडिंग P&L की होती है, वो आपने कर ली। अदर असेट लायबिलिटी सारी कर ली। फिक्स्ड असेट्स का बता दिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग का होता है, इसलिए ओपनिंग रेट से कर दिया, ये हो गया। इसके अलावा भी आपने देखा होगा 1-2 आइटम और रहती है, जैसे HO अकाउंट इन ब्रांच बुक्स। हम ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने में हैं, तो ब्रांच के बुक्स में HO का अकाउंट बना हुआ होगा, डेफिनेटली होगा। और उतने ही रुपए से आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, 15, 16, 17। तो जितना HO के अकाउंट में ब्रांच का बैलेंस था, उतना ब्रांच के बुक्स में HO का अकाउंट था, सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन और सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन। वो कैश इन ट्रांजिट वगैरह वो एडजस्ट करने के बाद, अगर वो एडजस्ट हो जाते थे तो आपने देखा होगा अपन ने कई क्वेश्चन में अकाउंट बनाया कि जितना इसका डेबिट बैलेंस उतना इसका क्रेडिट बैलेंस आया था सेम। तो फिर यहां कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है? यहां कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं कि ब्रांच ये ट्रायल बैलेंस जब आपका बना हुआ रहेगा, HO का, ब्रांच का, HO का और ब्रांच का, ठीक है। तो जितना HO की बुक्स में ब्रांच अकाउंट दिख रहा होगा, उतना ही ब्रांच की बुक्स में HO का अकाउंट दिख रहा होगा। ये होगा डॉलर में और ये होगा रुपीज में। ये बोल रहा है हमें 50,000 देना है आपको क्रेडिट बैलेंस, और ये बोल रहा है हमें 50,000 रुपए लेना है आपसे, ठीक है। तो यहां पर डॉलर में होगा और वहां पर होगा रुपीज में। तो सपोज यहां पर $1 लिखा है और वहां पर 70 रुपए लिखे हैं, तो कन्वर्ट करने की जरूरत क्या? ऑटोमेटिक दिख तो गया, दिख गया ना। यहाँ पे 10 लिखे, वहां 700 लिखे। तो यहां पर आपको एक्सचेंज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका, ये डॉलर को हम रुपीज में लाने का तरीका क्या है? जितना बैलेंस वहां दिखेगा HO की बुक्स में, वो एज इट इज दिखेंगे। HO की बुक्स में वो कन्वर्टेड दिखेगा आपको। और अगर इसके बीच में रिकंसिलिएशन होगा, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट या और कुछ, तो वो हम अकाउंट बना के पहले एडजस्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां कोई स्पेशल कन्वर्जन रेट नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराऊंगा तभी बात समझ में आएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर सेम बैलेंस as appears in HO books in branch account। किसकी बुक्स में? HO की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होगा, तो ऑटोमेटिकली रुपीज में ही होगा। वही फिगर यहां उठा के लिख दो। इस केस में भी सेम ऐसे ही, इस केस में भी सेम बात लिखते हैं, ये वाला। 6 नंबर, गुड्स सेंड टू ब्रांच या कैश रेमिटेंस। इस केस में क्या है? इस केस में दोनों में सेम ही रूल रहेगा। इसने गुड्स भेजा, फिर वही वाली बात, ये वो HO बोल रहा है कि हमने रुपीज में 10,000 का गुड्स भेजा,
ब्रांच कह रहा है कि हमारे पास $70 का गुड्स आया, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, एक्सचेंज रेट लगाने में बैठ जाना, सर डॉलर रेट अभी तो ये चल रही है, एग्जांपल समझो, ये बोल रहा है। तो भाई कन्वर्जन मिल तो गया आपको इजीली, इन्होंने बोला गुड्स सेंड, इन्होंने बोला गुड्स रिसीव्ड, तो ये हो तो गया कन्वर्जन ऑटोमेटिक। तो इसमें आपको अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? यानी $70 का रुपीज में कितना इक्विवेलेंस हो गया? 10,000 आ तो गया। तो यहां भी कन्वर्जन नहीं करना है। ऐसे कैश रेमिटेंस, ब्रांच ने कैश रेमिट किया $70 और एचओ बोल रहा है हमको मिला $10,000 रुपए, तो हो तो गया कन्वर्जन। वो बोल रहा है हमको 10,000 मिला, मतलब ये वाला 10,000 तो है। तो जब भी इंटर ब्रांच एंड एचओ ट्रांजेक्शन होंगे, ये इंटर ब्रांच और एचओ का है, ये ब्रांच एचओ का, ये ब्रांच एचओ का, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेम बैलेंस एज अपेयर इन एचओ बुक्स, या बल्कि ऐसा लिख देता हूं मैं, सेम अमाउंट एज रिकॉर्डेड इन रिसिपिएंट्स बुक। रिसिपिएंट की बुक में जैसा रिकॉर्ड होगा वैसा लिखा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन सभी में। रिसिपिएंट की बुक्स में मैंने भेजा, उसने कितना रिकॉर्ड किया तो वो कन्वर्जन में, उन्होंने भेजा आपकी बुक्स में कितना रिकॉर्ड हुआ तो वो आ जाएगा। क्लियर यहां तक? और ये बात भी हम भी प्रैक्टिकल में समझेंगे, चिंता मत करना, बाकी सब बहुत इजी है। 7th, एक्सचेंज डिफरेंस। डेफिनेटली जब आप ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच करा हुआ था, लेकिन उस ट्रायल बैलेंस को आपने सभी आइटम को एक रेट से नहीं किया, किसी को 10 से, किसी को 12 से, किसी को 11 से कन्वर्ट कर दिया, किसी को क्लोजिंग, किसी को ओपनिंग, किसी को एवरेज। तो आखिर में जब टोटल लगाओगे तो क्या अब ये नए ट्रायल बैलेंस में आपका टोटल मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने रेट अलग अलग ले ली। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है कि एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम और एक्सपेंसेस। किस तरह से? डेबिट में आए तो एक्सपेंसेस मान लो, क्रेडिट में आए तो इनकम मान लो, और कहां ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो एक्सचेंज गेन क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। सिंपल बढ़िया ट्रिक। लेकिन यहां नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, यहां पर ऐसा है ट्रांसफर टू FCTR अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? FCTR। फुल फॉर्म है इसका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एक रिजर्व बना लिया जाता है, प्रॉफिट आए तो भी वहीं पर, लॉस आए तो भी वहीं। तो ट्रांसफर टू FCTR अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, वहीं डेबिट आए तो भी उसमें डेबिट करना है, क्रेडिट आए तो भी उसी में क्रेडिट करना है। FCTR P&L में नहीं ले जाना, वहीं एक्यूमुलेट होता है इस साल, फिर अगले साल फिर आएगा, फिर अगले साल आएगा, तो डेबिट क्रेडिट वहां होता है। कब तक? तो यहां एक लाइन और लिख लेना, अंटिल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अंटिल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, यानी जब तक वो फॉरेन ऑपरेशन बंद नहीं कर देते तब तक ये FCTR में एक्यूमुलेट होगा। एंड वेन एवर फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज्ड ऑफ, इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो दो जगह डिफरेंस आया, आपने देखा IF और NFA का, एक यहां पर फिगर सेट्स में आएगा और एक यहां आएगा, बस दो जगह डिफरेंस, बाकी सब सेम है, क्लोजिंग एवरेज सब कुछ सेम रहेगा। तो ये चार्ट बहुत IMP चार्ट था, आप इस पूरे को अच्छे से लिख लेना और इसको रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम करते हैं ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन, कोई भी एक क्वेश्चन का। और अब ये वाला क्वेश्चन आप SM में भी कर सकते हो, SM में भी आपको फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन अलग ही दिख जाएंगे, वो भी कर लेना आप साथ में। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू HO करेंसी। क्वेश्चन नंबर आप आए नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 18 फॉरेन ब्रांच 18। S&M लिमिटेड बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से आपको ये पढ़ना है कि HO कहां है। HO कहां है? बॉम्बे इंडिया में। इसका मतलब HO की करेंसी क्या होगी? रुपीस।
तो रुपीज में करना है। कभी कभी एग्जाम में उल्टे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, रुपीज में दिया होता है डॉलर में कन्वर्ट करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ लिया करें। ब्रांच कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। At the end of 31st March, the following ledger balances have been extracted from the books of the Bombay head office and Sydney office. दोनों का ट्रायल बैलेंस है आपको, लेकिन बॉम्बे के ट्रायल बैलेंस को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बॉम्बे के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इससे ब्रांच, फॉरेन ब्रांच ट्रायल बैलेंस को ही कन्वर्ट करूंगा। तो जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ यह जो फिगर लिखी है, बस ये फिगर से मतलब, और इन फिगर में कोई रेक्टिफिकेशन है क्या? नहीं, देखते हैं। अगर रेक्टिफिकेशन हुआ तो मैं इनको रेक्टिफाई करने के बाद कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया ही होता है। दूसरा, हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25। मैंने कहा इन जितने भी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है जहां ट्रायल बैलेंस दिए होते हैं, वहां पर आपको इस लाइन से सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम रहेगी कि आपको आखिरी में स्टॉक रिजर्व निकालना, बाकी कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं कोई कन्वर्जन नहीं करना, जो जैसा दिया है फिगर उसको वैसा ही लिखना है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच अपने बुक्स में जो गुड्स आता है उसको जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे आया तो कॉस्ट पे लिखते हैं, इनवाइस पे आया तो इनवाइस पे लिखते हैं, इसलिए जो दिया है फिगर वो सही है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो नया एडजस्टमेंट बाद में करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है ना बैलेंस शीट, तो तब हम करते हैं सारे एडजस्टमेंट। तो टू बी प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, मैनेजिंग डायरेक्टर एंटाइटल्ड 2% कमीशन और नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो आया उसके बाद कमीशन और प्रॉफिट आएगा, तो ये इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड 47.5%। तो ये सारे एडजस्टमेंट इस बार जो क्वेश्चन में दिए वो सब आपके P&L बैलेंस शीट बनाते समय जो होते हैं वो वाले दिए गए। कोई रेक्टिफिकेशन, कोई किसी फिगर में कुछ गलती नहीं दी हुई है, आप समझो। इसलिए मुझे सब क्या करना है, एज इट इज ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम, बिना ये नीचे वाले एडजस्टमेंट ध्यान रखो, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट फर्दर एडजस्टमेंट है, ये रेक्टिफिकेशन नहीं। इनको छोड़ के मैं फटाफट पहले सारे आइटम्स को कन्वर्ट कर लूंगा। किस रेट से कन्वर्ट कर लूंगा, तो रेट आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे आप देखो 3-4 रेट मिलेगी आपको, दिख रही। कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज, ये मेन रिक्वायरमेंट, इसकी मार्किंग रहती है खास तौर से। क्या क्या दिया, ओपनिंग रेट दिए, क्लोजिंग रेट दिए, एवरेज रेट दिए और फिक्स्ड एसेट्स की रेट भी दे रखी है। तो बस फिर आप समझ जाओ फिक्स्ड एसेट्स की रेट दे रखी है, मतलब जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदी होगी तब की, यानी ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो लगभग सारे क्वेश्चन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉलम आप रेट का भी बना सकते हैं बीच में, ताकि आपको खुद को याद रहे, आपको खुद को याद रहे कि कौन सी रेट हमने अडॉप्ट की थी, तो आपको एक कॉलम इसका भी बनाना चाहिए। अब 1 बाय 1 चलते जाए। नंबर 1, एचओ में कैपिटल लिखी, मुझे एचओ से क्या मतलब, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा क्या मतलब, मैं तो ब्रांच में फिगर दिखे वहां आता हूं, 200 लिखा हुआ दिख रहा है और 1000 में दिख रहे हैं, $1000 में, इसलिए मैंने यहां पर भी रुपीज इन 1000 लिखा है। तो 200 क्या है, ये प्लांट एंड मशीन रेट कॉस्ट है 200 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट जो होगी वो आप किस रेट से कन्वर्ट करोगे, वो आप कन्वर्ट करोगे 18 रुपए की रेट से। कितने की रेट से, 18, क्योंकि फील्ड एसेट्स की रेट कितनी दे रखी है आपको, 18 रुपए दे रखी है। फिर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, पूरा एक लाइन है वो, 130 क्रेडिट साइड में दे रखा है। इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते थे आप इसको। ये भी किस रेट से कन्वर्ट होगा, ये भी 18 के रेट से कन्वर्ट। तो जिस रेट से फिक्स्ड एसेट्स उसी रेट से आपका प्लांट मशीन भी। 200 इंटू 18, 3600 रुपीज। अच्छा, ये भी देख लेना कि इंटू करना है कि डिवाइड, बच्चे कई बार इसमें भी गलती कर जाते हैं। हो सकता है वो ऐसा भी कर सकते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि रुपीस तो दे ही नहीं, डॉलर दे दे और दूसरी करेंसी दिरहम या कुछ भी दे दे, तो डॉलर को दिरहम में, दिरहम को डॉलर में कन्वर्ट करना, ऐसा भी हो सकता है। एक ब्रांच अमेरिका में और एचओ दुबई में, तो कन्वर्ट करना। तो आप पहले देख लेना कि किसको करना है, इतना समझदारी तो होगी आपको कि डिवाइड करना है या इंटू करना है ना।
वहां पे रेट दे रखते हैं कि 1 दिरहम बराबर इतना है या $1 बराबर इतना इतना। तो ध्यान से जो पहले पॉइंट में करोगे सब पे वैसे ही करोगे, इसलिए अगर एक जगह गलती हो गई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे के पे 2 मिनट रुक जाना चाहिए एग्जाम में, ऐसे के कभी जल्दी नहीं करना कि डिवाइड करना है या इंटू करना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रोविजन कितने का था? 130 इंटू 18 यानी 2340 इसका हो गया। अब मैं आपको पहले रेट बताता हूं फटाफट, फिर ये कन्वर्ट करके तो आप लिख ही लेंगे फिगर। क्या है अगला है आपका, फिर नीचे चलते हैं जहां 60 और 30 लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ ब्रांच की फिगर देख रहा हूं। डेटर एंड क्रेडिटर किस रेट से आएंगे? तो डेटर एंड क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम है एज ऑन, तो क्लोजिंग रेट है 24 के रेट से कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2002 का दे रखा है, तो इसको हम ओपनिंग रेट से कन्वर्ट कर देंगे 20 रुपए से। फिर आगे चलते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंस भी बैलेंस शीट के आइटम है, 31 मार्च वाले आइटम है, तो क्लोजिंग रेट 24 से कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे चलते हैं परचेजेस एंड सेल्स, ये ट्रेडिंग P&L के आइटम है, रेवेन्यू नेचर। तो ये तो रेकरिंग बार बार परचेज, इसलिए किसी एक रेट से कैसे कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर डेट की परचेज दी होती तो बात अलग थी, तो परचेज तो पूरे साल होती है, इसलिए एवरेज रेट है आपके इस क्वेश्चन में 22 रुपए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, दोनों ऑब्लिक करके दिया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड, यानी एक ने भेजा और एक ने रिसीव किया। तो बॉम्बे केस में रुपीज में लिखा है 100 और ऑस्ट्रेलिया में लिखा है डेबिट साइड में $5। नीचे आपने देखा एडजस्टमेंट में कहीं कोई गुड्स इन ट्रांजिट था क्या? नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि एचओ ने $100 का गुड्स भेजा और इनको मिला कितने का? $5 का। तो ब्रांच को जो गुड्स आया, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वो सीधे गिवन है ना आपको $100, ये कन्वर्ट हो तो क्या? तो जो ब्रांच के कॉलम में $5 दिख रहे हैं, वो $5 $100 के बराबर हुए ना? नहीं है बात समझ में? $5 का गुड्स, वो बोल रहे हैं एचओ कि हमने $100 का गुड्स भेजा, और ये बोल रहे हैं इनको रिसीव्ड कितना? वो $5 का। इन ट्रांजिट कुछ है नहीं, इन ट्रांजिट होता तो बात अलग बात होती। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा गुड्स इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट होता तो मैं पहले एंट्री करता, डॉलर होता, डॉलर में, रुपीज होता, रुपीज में एंट्री करके इस फिगर को एडजस्ट करता, और एडजस्ट करने के बाद क्लियर होता मुझे। अभी यहां तो कुछ भी नहीं है ना एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वली तो हुए। तो $5 इक्वल टू 100। तो ऐसी जगह पे मैंने आपको लिखवाया है, कन्वर्ट नहीं करना है। गुड्स सेंड, गुड्स रिसीव्ड, कैश रेमिटेंस और इंटर यूनिट बैलेंसेस, उसमें आपको एक दूसरे के बैलेंस इजीली नजर आ जाएंगे। तो ये 100 रुपीज में सीधे गिवन है, गिवन इन एचओ बुक्स। कहां से उठाया मैंने? एचओ की बुक से उठा लिया फिगर। आगे चलते हैं वेजेस, रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तीनों तो एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर के आइटम, एवरेज रेट से होंगे। तीनों को 22 रुपए से कन्वर्ट कर देना, 22 और 22 रुपए से। फिर है लास्ट में कमीशन रिसीव्ड 100। कमीशन भी तो इनकम है, कमीशन इनकम, तो ये भी एवरेज रेट से होगी 22। तो सारे P&L के आइटम जितनी भी होगी वो एवरेज रेट से। और लास्ट ब्रांच एंड एचओ करंट अकाउंट, अगेन सेम वही। एचओ की बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। तो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 120 रुपए में दिख रहा है, रुपए में कितना दिख रहा है? 120 डेबिट बैलेंस। और ब्रांच केस में क्रेडिट रहता है, तो वो उनके इसमें एचओ का अकाउंट $7 का दिख रहा है। अब क्या इस क्वेश्चन में को रिकंसिलेशन एंट्री है, जो हम इससे पहले वाले इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के क्वेश्चन में किया करते थे कि कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ऐसी कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं है तो ये बैलेंस सेम हुआ ना,
आपको याद दिला दूं, मैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 5.10। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जहां कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वहां पे इधर भी 54,000 लिखे थे, उधर भी 54 थे, तो 54 सिमिलर थे ना, क्योंकि अगर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है तो ये बैलेंस बताएगा 54 देना है, वो बताएगा 54,000 लेना है, तो यानी ये फिगर सेम है। तो ये 7 की जगह भी कन्वर्टेड फिगर 120 इजीली दिख गया ना मुझे, ये लिख दूंगा, लेकिन लिखूंगा वहीं पर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में 7 की जगह पर मुझे लिखना है 120, ध्यान रखना। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 120 वो डेबिट साइड में वो लिख देते, जबकि वो तो एचओ के बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में तो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो 7 की जगह में 120 लिख रहा हूं, तो क्रेडिट में ही लिखूंगा। ये आपका पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया विदाउट एनी एडजस्टमेंट, नीचे के कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि वो टू बी एडजस्टेड, वो तो ट्रायल बैलेंस के बाद करना है, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब। तो ये सारे कन्वर्ट करने के बाद आप एक्सचेंज डिफरेंस पर आ जाएंगे, या आप एक काम कीजिएगा कि एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में क्रेडिट में कहीं भी आ सकता है, तो पहले आप यहां तक का टोटल लगा लेना, टोटल लगाने के बाद एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लेना, तो पता लग जाएगा किस तरफ आ रहा है। अभी मैं कंप्लीट करके बताता हूं इसको आपको, ठीक है। तो ये मैंने सारे फिगर्स यहां लिख दिए हैं कंप्लीट। ये कमीशन इनकम 2200, इसको कन्वर्ट करना भूल गया था मैं, ये 2200 हो जाएगी 22 के रेट से, और एचओ अकाउंट ब्रांच के बुक्स में हमने कितना लिखा, 120, $7 की जगह 120, टोटल लगाया, एक्सचेंज डिफरेंस आया 216, ऐसा प्रेजेंटेशन करना। अब आपको बता, अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, अब ये क्वेश्चन वैसे हो गया जैसा क्वेश्चन 15, 16, 17 किए थे अपन, बल्कि वहां तो और एडजस्टमेंट थे, ये तो बहुत इजी, ये तो ये कह सकता हूं मैं कि ये क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल जो 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट पढ़े, फाइनल अकाउंट्स, वैसा हो गया। ये ट्रायल बैलेंस है आपका दोनों का, इससे आप ट्रेडिंग P&L बना लो और बैलेंस शीट बना लो, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट ये सब भी जितने एडजस्टमेंट दिए वो सब नॉर्मल आपने कई बार किए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन, कमीशन, कोई नई बात नहीं इसमें से, फिर भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके बताता हूं, ठीक है। तो फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट ये कन्वर्जन सही होना चाहिए, एक्सचेंज डिफरेंस सही आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट में लिखा था, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 31 मार्च। लेकिन चूंकि ये कंपनी के क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इसको आपको कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना चाहिए। फिर भी अगर इस चैप्टर में आप पुराने फॉर्मेट से भी बना देंगे, ट्रेडिंग P&L वाले तरीके से भी, तो भी कुछ गलत नहीं माना जाता है ना। कोशिश करना वैसे अगर फॉर्मेट, और अच्छा भी रहेगा। एक कॉलम हमारा ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर की जगह हमारा कॉलम हो जाएगा एक हेड ऑफिस का और एक ब्रांच का, और अब तो दोनों ही रुपीज में आ चुके हैं। इनमें करेंसी लिखना जरूरी है, इसमें आपको करेंसी लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को बताना है कि किस करेंसी में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रांच और एचओ, इस कॉलम को अपन ऐसे यूज करेंगे, और यहाँ ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर के फिगर खाली रहते हैं, इसलिए मैं छोटा सा बना के खत्म कर देता हूं उसको। बैलेंस शीट तो ओवरऑल बनती है, बैलेंस शीट में 2 कॉलम नहीं, बस अब क्वेश्चन आपका सिंगल एंट्री स्टाइल में सिंपल हो गया, बल्कि सिंगल एंट्री से भी इजी, वहां तो फिर भी कुछ मिस्टेक्स रहती थी। यहाँ तो ट्रायल बैलेंस तैयार है और नीचे एडजस्टमेंट है, 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के आइटम एक बार, और एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट। एडजस्टमेंट बाद में देंगे, अभी आप सिर्फ याद रखेंगे एडजस्टमेंट कि डेटर में एडजस्टमेंट है, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का है, कमीशन का है और इनकम टैक्स का है। तो फटाफट से मैं सारे फिगर लिखते जाता हूं। नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाएगी हमारी, शेयर कैपिटल यहां जाएगी। वो हेडिंग वगैरह आप लिख लेना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह वगैरह, ये सब आप लिखना है। तो 2000, इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज 2000। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका तो हमें नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में इन दोनों का प्रॉफिट भी आएगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस ये 1000 रुपए दे रखा है, प्लस स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट भी तो होगा। तो ओपनिंग बैलेंस तो है 1000, ये तो लिख देता हूं मैं, ये इसका पूरा नोट ही बता दूंगा मैं अलग से आपको, ठीक है, अलग से नोट बना लेंगे हम इसका। फिर आगे चलते हैं, लैंड 500। अब लैंड कहां पर, तो यहां पर हमारे पास ये इसका नोट बनाया, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये मेन हेडिंग होते हैं, ठीक है।
फिर आपके असेट्स साइड में क्या हेडिंग होता है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, उसमें होता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें हम इसको नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो इसमें आता है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल, तो टेंजिबल का वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। टेंजिबल का वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे, इसको वहां मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं। चलो नोट नंबर 2, रिजर्व सेंसर नोट नंबर 2 आपका टेंजिबल असेट्स का, टेंजिबल। इसमें एक तो आपको दिया हुआ है लैंड, हेड ऑफिस का, कितनी कॉस्ट इसकी 500 रुपए, कॉस्ट कितनी है 500 रुपए। फिर क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग, बिल्डिंग एट कॉस्ट दी है 1000, बिल्डिंग, इनकी बिल्डिंग है 1000 की, कितने की बिल्डिंग इनकी 1000, और इस पर डेप्रिसिएशन रिजर्व है 200 का, ये कॉस्ट हो गई, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉलम हो जाएगा, और ये डब्ल्यूडीबी का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इस पे तो कुछ कॉस्ट, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है 200 का। फिर मशीनरी ब्रांच की, यहां एक लाइन छोड़ देंगे, मशीनरी, मशीनरी ब्रांच की और एचओ, एचओ की है 2500, इस पर डेप्रिसिएशन कितना है, इस पर डेप्रिसिएशन 600 रुपए है, मेरे इसमें प्रिंट ढंग से नहीं है, शायद 600 रुपए होगा। और ब्रांच का भी, तो ब्रांच का कितना है, ये तो एचओ का था, मशीन ब्रांच की, यहां पे भी एक लाइन छोड़ देना, मशीन ब्रांच, ब्रांच की मशीन कितने की आपकी, ब्रांच की मशीन 3600 रुपए की, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 2340। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाएंगे तो आपको ब्रांच का ट्रायल बैलेंस ये वाला नहीं देखना है, वो जो कन्वर्ट करके रखा हुआ है वो सामने रखना है, यानी इस पे तो आप स्केल रख देना, वरना गलती से ये देखने में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एचओ का इज एचओ के फिगर उठाते जाओगे और ब्रांच के फिगर उस ट्रायल बैलेंस से उठाओगे, यहां से एक भी नहीं उठाना। फिर इसमें मैं डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट समझाता हूं, यहीं पर डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड 10% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब ये होता है कि आपका 10% डेप्रिसिएशन किस पर, एंड प्लांट मशीन 20 ऑन डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, जबकि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट जब अलग से होता है तो ये असेट्स किस पर होती है, कॉस्ट पर होती, तो डब्ल्यूडीवी तो 800 आएगी ना, और 800 का 10% अगर आप लगाएंगे, 800 का 10% तो 80 का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने का लगेगा 80 का। एक बार कहां जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी बार कहां जाएगा ये असेट्स में से माइनस होगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा ना, एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 80 रुपए, ऐसे होगी, ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। अब नेट बैलेंस 1000 माइनस 280, तो ये 720 रुपए। ऐसी मशीन पे 20% ऑन डब्ल्यूडीबी, तो डब्ल्यूडीबी हो गई 1900, देखो आप डब्ल्यूडीबी 1900 का 20%, 1900 का 20%, 380 रुपए। ये एक बार यहां आ गया, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहां प्रोविजन बढ़ गया और वहां पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहां पर इस पर भी 20%, तो इस पर 20% कितना हो जाएगा, इस पर 20% हम देखें 3600 रुपए थी, उसमें से 2340, 1260 बचे, 1260 का 20%, 1260 का 20%, इसका 20%, 252, ऐसे करना पड़ेगा आपको। इसलिए यहां वर्किंग नोट जरूरी था, क्योंकि यहां मैं कितने सारे फिगर यहां लिखता, तो बैलेंस शीट बनाते समय आपको ऐसे 3 कॉलम, कम से कम 3 कॉलम में आपको प्लस माइनस करके लिखना चाहिए। ये हो गया अब आपका 1008, इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए मैंने, ठीक है। 2500 में से ये माइनस करता हूं 600 और 380, तो 1520 रुपए ये हो गए।
टोटल मिला के कितना हो गया 1008 प्लस 720 प्लस 500 3748। ये 3748 हम यहां लिखते हैं। ये तरीका रहेगा आपका टेंजिबल असेट्स लिखने का, ठीक है। और कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप अमाउंट सही कर लेना, लेकिन कंसेप्ट समझ ले मुझसे कि एक तरफ कॉस्ट लिखना है अगर ज्यादा असेट है तो, डेप्रिसिएशन लिखना है और फिर डब्ल्यूडीवी। लेकिन ध्यान रखना मेथड कौन सी, अगर एसएलएम होती तो मैं सीधे कॉस्ट पे लगा देता 10%, 1000 का 10%, लेकिन डब्ल्यूडीवी इसलिए माइनस है 800 का 10% लगाया मैंने। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर। अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इन सबके डबल इफेक्ट क्या होंगे, अब जब एडजस्टमेंट उठाया तो डबल इफेक्ट हैंड टू हैंड कर दो। इन सबके डबल इफेक्ट होंगे पीएनएल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर यहाँ एक हेडिंग होता है, चलो हेडिंग नहीं, इतना ज्यादा डिटेल नहीं करें, वर्टिकल फॉर्मेट बना रहे हैं, एक्सपेंस आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग पर हमने कितना लगाया, एचओ में 80 लगाया और ब्रांच में तो कोई बिल्डिंग थी नहीं। मशीन पर हमने कितना लगाया, मशीन का फिगर, मशीन पर हमने लगाया है 19, मशीन पर इसमें 19 पर 380 आया था और इसका कितना आया था 3600 माइनस 2340 का 20%, इसका आया था 250। तो एडजस्टमेंट अगर आप बीच में उठाते हो तो उसका डबल इफेक्ट जरूर है, बाद में भूल जाएंगे। एक बार मैंने असेट्स में एडजस्ट कर दिया, एक बार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। वापस वहीं आ जाता हूं, ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में चल रहे थे हम, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, डेप्रिसिएशन। डेटर, क्रेडिटर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहां करंट असेट्स में रिसीवेबल्स, डेटर्स दोनों के कितने हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे 280 और उनके 1440, 280 1440 प्लस 280, 1440 और 280 यानी होगा 1720। लेकिन इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, अगर वो भी आप हैंड टू हैंड करना चाहते तो वो भी कर ही दें। प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स 5%, ये नहीं लिखा था ब्रांच एचओ, तो दोनों के उस पे तो 5% निकालेंगे हम। अब 5% निकालेंगे लेकिन दोनों पे भी लगाना है 5%, ठीक है। तो टोटल मिला के तो 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया आपका 1720 का 5%, 86 माइनस कर देंगे तो बाहर आ गया 1634। ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा प्रोविजन कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इनके डेटर्स थे 280, ठीक है, 280 का 5% हो जाएगा 14, और उनके थे 1440 तो उसका हो जाएगा आपका 5% 70, 86। ऐसे आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक हम यहां पर लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। अगर नए हेडिंग से करना है तो यहां तो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां अदर इनकम आती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर परचेजेस, फिर चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग में कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है इनका 100 का, इसका 100 का स्टॉक है 100, और इसका कितना है 400 का है, एचओ का 100 का है, ब्रांच का 400 का है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हैंड टू हैंड वो भी कर लेते हैं। नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बॉम्बे का 1,50,000, 1,50,000 मतलब 150 1000 में फिगर, तो 50 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, 50 नेगेटिव है। फिर इसका कितना है, इसका है $3125, $3125। इसको हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर लेते हैं 24 से, इंटू 24, ये हो गया 75,000। 75,000 मतलब कि 75, ये ध्यान रखना। ये कैसे आए लिख के रख लेना आप। ये मैंने $3,125 को कन्वर्ट किया है रुपीज में, तो कन्वर्ट हुआ ये, और वो 75,000 आया था, 1000 में तो 1000 में, तो 1000 में फिगर इस कारण से ही हटा दिया। तो
तो यहां पर आपके 325 पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिखते थे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक रिजर्व, 4 का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में इनके। स्टॉक रिजर्व को मैं आपको अलग से जनरल पीएनएल बताता हूं, है ना। हम एचओ में भी लिख सकते हैं, वैसे क्रेडिट है तो इधर लिख देंगे, डेबिट है तो इधर। ओपनिंग रिजर्व क्रेडिट और क्लोजिंग रिजर्व डेबिट, तो भी आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितने कितने हैं दोनों के, इसका 10 है, उसका 240 है, तो 250। परचेज एंड सेल, सेल्स तो यहां आ जाएगी आपकी, सेल्स इसकी कितनी है, इसकी सेल्स है 520, इसकी है 2706। परचेजेस कितनी है, इसके 240 रुपए में और इसको 440। गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव्ड, गुड्स सेंड एक ने भेजा तो एक क्रेडिट साइड में लिखेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट साइड में लिखेगा। ये कितने रुपए का भेजा, इसमें 100 का, ठीक है, तो इसके क्रेडिट में, और ब्रांच के डेबिट में, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 100 ब्रांच के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट स्टाइल में करते तो आपको ज्यादा इजी रहता है, ये क्रेडिट और ये डेबिट, बट यूं भी समझ सकते हैं, वो क्रेडिट और ये डेबिट। आगे चलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी 30, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, एमडी सैलरी 30 रुपए। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ठीक है, इन सबको लिख देते हैं। वेजेस 75, इस केस में कोई रेंट कुछ भी नहीं है, ऑफिस एक्सपेंसेस 25 है, इस केस में 990 है, 264 है और 396 है। और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम जो है एचओ में है 256 और ब्रांच में हमने कन्वर्ट की थी 2200 रुपए की कमीशन इनकम, ठीक है। एचओ और ब्रांच के अकाउंट 120 120, इधर भी 120 इधर भी 120, क्रॉस होगा तो कहीं पर भी नहीं आएंगे। क्रेडिटर्स शायद मैंने नहीं लिखे थे, डेटर्स लिख दिए थे हमने। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे इसके, क्रेडिटर्स 200 इसके हैं और 720 इसके हैं, यानी 920, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी बैलेंस शीट अरेंज कर दें और अब फटाफट से हम अगले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ये कि नंबर 1 स्टॉक, स्टॉक का एडजस्टमेंट मैं डबल बार कर चुका हूं, एक बार स्टॉक मैंने यहां लिखा, एक बार मैं स्टॉक यहां लिख देता हूं। एक बार हम स्टॉक को यहां पर लिख देते हैं। कैश 250, कैश को थोड़ा और नीचे कर देता हूं मैं, कैश बैंक 250। स्टॉक, स्टॉक आपका इसका 150, इसका 75 है, 150 और 75 यानी कि 225, कितना 225। इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व आना बाकी है, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका गुड्स कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25% इसका मतलब ब्रांच के पास जो 75 का स्टॉक बचा हुआ है ये वहां से आया होगा इनवाइस प्राइस पर, तो इसमें कॉस्ट प्लस 25 यानी कहीं ना कहीं 25% लोडिंग इंक्लूड है, जबकि अब ये दोनों सब मर्ज होके कहा एक जगह आ गए। अलग अलग लिखा था तब तक तो सही था क्योंकि इंडिपेंडेंट थे दोनों, अलग दो पार्टी, लेकिन जब एक जगह कंसोलिडेट हुआ तो वो स्टॉक भी हमारे इस बुक्स में आ गया, जबकि हमारा ही तो भेजा हुआ था स्टॉक, हमने ही तो भेजा था इसको गुड्स सेंड, ये 100 का हमने तो गुड्स सेंड किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप, तो इस तरह से 75,000 इंटू 25 बाय 125, 75 इंटू 25 बाय 125 ऑन कॉस्ट दे रखा है, ध्यान से देख लेना, बहुत बार किया हमने ऐसा। तो 75 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 15 का 15 का आपका स्टॉक रिजर्व आया, यानी इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है 75 में, तो वो हटाने के बाद जो लिखोगे फिगर 210 ये एग्जैक्ट कॉस्ट वाला फिगर होगा। इसकी एक एंट्री यहां
और एक बार मैं कहां करूंगा, जनरल P&L अकाउंट में, डेबिट साइड। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन हमने एक बार यहां माइनस कर दिया, एक बार यहां माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन भी हमने एक बार इसमें से माइनस कर दिया, एक बार डेप्रिसिएशन यहां लिख दिया। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एंटाइटल्ड 2% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजिंग डायरेक्टर का कमीशन है, इसका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर तो सब चीज देखता है, ब्रांच भी और एचओ भी। सैलरी जरूर उसको एचओ से मिल गई, एमडी को सैलरी, लेकिन कमीशन तो ओवरऑल प्रॉफिट पे लेगा या सिर्फ एचओ के प्रॉफिट पे लेगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि एमडी एचओ भी देखता है, ब्रांच भी। लेकिन अगर यहां लिखा था ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, तो सिर्फ ब्रांच के प्रॉफिट पे देते उसको कमीशन, फिर वो कमीशन यही लिखना पड़ता हमको। लेकिन फिलहाल एमडी का कमीशन है, इसलिए हम इसको जनरल P&L में लिख देंगे, यानी दोनों प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं जनरल P&L में, वहां लिखेंगे। इनकम टैक्स भी वहीं पर होगा, ये भी ओवरऑल टैक्स भी हम पूरी कंपनी पे इकट्ठा लगता है, अलग अलग नहीं लगता है, एचओ का रिटर्न अलग, ब्रांच का ऐसा नहीं होता है। तो यहां तक कंप्लीट, यानी अब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। प्रॉफिट निकालो, उसके बाद ही आगे की बात होगी। तो देख लीजिए, मैंने आपको टोटल लगा दिया है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंस हमने लिख लिए थे। एक चीज रह गई थी, एक्सचेंज डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस में जो एक्सचेंज डिफरेंस आया, अगर वो क्रेडिट आता तो इनकम में लिख देते, और डेबिट आया तो एक्सपेंसेस में लिख दिया, ब्रांच में। ये लिखना ना भूलें। ये इंटीग्रल ऑपरेशन है, इसलिए P&L में ट्रांसफर किया। अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता तो P&L में ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में FCTR नाम का एक अकाउंट बनाता, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और वहां डेबिट करता है। इसको डेबिट करता हूं, क्योंकि डेबिट बैलेंस तो डेबिट करता, तो डेबिट करता है, इसका मतलब माइनस में लिखना पड़ता मुझे, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस लिखते यहीं पर है, चाहे कोई सा भी रिजर्व हो। डेबिट बैलेंस भी है रिजर्व में, तो भी यहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये नॉन इंटीग्रल होता तो इस तरीके से लिखते, लेकिन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इस कारण से हमने इसको इसमें ट्रांसफर किया। इंटीग्रल क्यों माना? क्योंकि उसमें फिक्स्ड एसेट्स की रेट दे रखी है, और फिक्स्ड एसेट्स की रेट पुरानी दे रखी है, इसका मतलब इंटीग्रल ऑपरेशन ही होगा, तभी दी है वो रेट। ये कंप्लीट आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 82, यहाँ पे 1851। अब मैं ये सब मिटा के यहीं पर जनरल P&L बना रहा हूं आपको। तो एक जनरल P&L बना लेना चाहिए। जनरल P&L अकाउंट में क्या करना चाहिए कि आप जनरल P&L अकाउंट में एक तो ये दोनों प्रॉफिट ले आए। पहले तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वो था 4 रुपए का, फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या क्या लेकर आए, एचओ का प्रॉफिट 82 और ब्रांच का प्रॉफिट 1851 लेकर आए। इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है आपका? 15 था, 15। तो रिजर्व के एंट्री में बहुत बार बता चुका हूं, है ना। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में एक दो एडजस्टमेंट और दे दिए। ये तो हमने कई बार डिपार्टमेंट चैप्टर में भी किया। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लाते थे, फिर ये लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब दो एडजस्टमेंट बचे हैं। एमडीज एंटाइटल्ड 2% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो 2% कमीशन, एमडी कमीशन निकालना है 2% नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला नेट प्रॉफिट, दोनों मिला के, और ये प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा ना, क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया ही नहीं उस पर कमीशन क्यों देंगे। तो आपका नेट हो गया 82, 1851 प्लस 4 माइनस 15, 1922। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बचा अपना, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। 1922 इस पर 2% से। अब 2/102 करना है या 2% डायरेक्ट? तो भाई क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट, तो नेट तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है, ये भी क्या है? एक्सपेंडिचर है। इसके बाद जाएगा वो सबसे नेट प्रॉफिट होगा ना, तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इससे 2/102। और अब अगर आप एजम्पशन लेना चाहते हो तो ये एजम्पशन की गुंजाइश है, आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो सीधे डायरेक्ट 2% निकाल देना। तो फिलहाल मैं निकाल रहा हूं 2/102 इंटू 2/102, यह है आपका 38 मान लेते हैं इसको, 38। एक बार यहां एडजस्टमेंट है ये भी, और एक बार लायबिलिटी में है, आउटस्टैंडिंग है ना एमडी कमीशन, आउटस्टैंडिंग 38, ठीक है। अब हमारा 1922 का प्रॉफिट आया था, 1922 का, उसमें से 38 का खर्चा और हो गया। अब नेट प्रॉफिट आया 1884। तो टैक्स प्रोविजन जो बनता है, टैक्स प्रोविजन वो तो नेट प्रॉफिट पर बनता है, यानी 1884 पर बनेगा।
कितने परसेंट बोला? 47.5%। 47.5%। इस पर ऐसा मत कर देना 47/147। इसी ये कंसेप्ट इसमें नहीं लगता। इनकम टैक्स तो इनकम जितनी कमाई उस पर लगता है, डायरेक्ट लगता है। तो ये हो गया आपका 895 के लगभग। 895 टैक्स प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी में आएगा। 895 डबल इफेक्ट दीजिए। ठीक है, अब मैं नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो 1922 तक तो हम आ गए थे, माइनस हमने किया था 38, माइनस हमने किया था 895, यानी अब आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट जो जाएगा वो 989 जाएगा। और यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस 1000 ऑलरेडी था, उसमें आपने ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया 989, तो ये हो गया 1989। तो ये रिजर्व जनरल पेन में कर लिया करो, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल फाइनल अकाउंट क्वेश्चन निकला। फॉरेन ब्रांच का तो सिर्फ इतना सा था कि ट्रायल में से एक बार कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। अब बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं, बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। ठीक है, 2920 4942 3748 1634 210 250। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी हो गई। ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में यहां आ गया, ओपनिंग बैलेंस था 1000 प्लस ये और ये, इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। यानी मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आपको बस इस तरीके से करना है। तो पहले होमवर्क यही वाला करें, किया हुआ क्वेश्चन करें। मैं चाहता था क्वेश्चन होमवर्क देने की इच्छा थी मेरी, क्योंकि इजी था। उसके बाद वाला बहुत टफ है, तो वो 19 में करवाऊंगा आपको, इसलिए आप वो कोशिश ना करें, आप 18 करें जो मैंने करवाया। प्लस स्टडी मटेरियल में अगर कोई क्वेश्चन हो फॉरेन ब्रांच का है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन वो करें पूरा कंप्लीट, कन्वर्ट करने से लेके बैलेंस शीट मैच करने तक। ठीक, थैंक यू सो मच।